नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय काव्य शास्त्र। तो आज से हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र की, जिसमें पहला ही टॉपिक है काव्य लक्षण। तो वो इस पे हम बात करेंगे और इसके पहले भी मैंने NT-NET के सिलेबस में जो भी उपन्यास है वो मैंने पढ़ा रखे हैं और कहानियाँ भी पढ़ा रखी हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे उपन्यास और कहानी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि काव्य लक्षण होता क्या है। वैसे काव्य लक्षण मतलब इसका मतलब होता है कि कविता क्या है। जैसे कि कोई भी कविता लिखने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इसका मतलब ही काव्य लक्षण होता है। कि मतलब किसी कविता को लिखने के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी तो वो एक कविता कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु या विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म का कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। काव्य लक्षण पर विचार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि काव्य युग विशेष की संस्कृति, परंपरा, परिवेश, इतिहास, दर्शन की मूल्य चेतना आदि सभी को समाविष्ट किए रहता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जब कोई भी काव्य हम लिखते हैं तो मतलब परिस्थिति के अनुसार या फिर जो भी परंपरा परिवेश के अनुसार काव्य में मतलब बदलाव होते रहते हैं। मतलब जो पहले काव्य लिखे गए और जो अब काव्य लिखे जा रहे हैं तो आप उसमें अंतर देख सकते हैं। पहले हम लोग छंद वगैरह लेते थे, अभी हम छंद वंद की बात नहीं करते हैं। हम मतलब बहुत ही इजीली कविता लिख लेते हैं खड़ी बोली में। पहले ब्रज भाषा में कविता लिखी जाती थी, संस्कृत में कविता लिखी जाती थी, तो इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम हमारी देखेंगे कि जो भी काव्य का लक्षण होता था या मतलब होता था ही मान सकते हैं, क्योंकि अभी तो काव्य का कोई लक्षण मतलब खास रह नहीं गया है। मतलब जो भी लिख देते हैं खड़ी बोली में कविता की तरह, जैसे कि शॉर्ट में थोड़ा सा, तो वो कविता हो जाती है। ठीक है, तो पहले की बात लेंगे। जो भी काव्य लिखे जाते थे या नाटक लिखे जाते थे उसका मतलब लक्षण बताया। तो संस्कृत आचार्यों ने क्या लक्षण बताया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण बताया वो है भामा ने। भामा ने कहा शब्दार्थो साहित्यो काव्यम। इसका मतलब है कि शब्द और अर्थ दोनों का एक साथ होना ही काव्य है। मतलब जो भी शब्द और अर्थ दोनों एक साथ आए तो वो है, मतलब उसको वो काव्य मानते हैं भामा। ठीक है, और भामा के ग्रंथ का भी नाम जानते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो आप नोट कर लेंगे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। उसके बाद हम दंडी पे आते हैं। दंडी ने कहा है शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसका मतलब है, दंडी का मानना है कि शब्द समूह को काव्य का शरीर कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ताव शरीरम ताव दृष्टार्थ, इसका मतलब हो गया शब्द समूह को काव्य का शरीर माना जा सकता है, जो काव्य के लिए अभिलक्षित सरसता युक्त हो, प्रतिभा से युक्त हो, सुंदर पदावली से व्यवच्छिन्न हो। मतलब इनका दंडी का कहने का मतलब है शब्द अर्थ रस सौंदर्य से विशिष्ट पदावली ही काव्य है। मतलब दंडी कहना चाहते हैं कि जिस काव्य में शब्द हो, अर्थ हो, रस हो, मतलब इन तीनों से जो सौंदर्य बनता हो वही, मतलब उसी को वो काव्य मानते हैं दंडी। तो चलिए आगे देखते हैं वामन क्या बोलते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्यम ग्राम्यलंकारात् सौंदर्यम अलंकारा। वामन का मानना है कि जो काव्य दोषों से रहित हो और सगुण हो, सालंकार हो, मतलब जिसमें अलंकार हो जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, और शब्दार्थ मतलब जो शब्द और अर्थ हो जिसमें, वो काव्य है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि काव्य की ग्राह्यता को मतलब ग्राह्यता मतलब ग्रहण करने, मतलब काव्य ऐसा होना चाहिए ग्रहण करने योग्य और अलंकारों से युक्त होना चाहिए, सौंदर्य से युक्त होना चाहिए, ऐसा मानना है वामन का। ठीक है, तो अभी हम रुद्रट का देखेंगे। रुद्रट क्या कहते हैं, शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट का जो ग्रंथ है वो उसका भी नाम काव्यालंकार है। भामा के भी ग्रंथ का काव्यालंकार नाम है
दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। तो रुद्रट का जो शब्दार्थ काव्यम है, इसका अर्थ है कि शब्द और अर्थ, मतलब जिस काव्य में शब्द अर्थ दोनों हो, मतलब दोनों को ही वो काव्य मानते हैं। और मतलब जब भी काव्य लक्षण का विवेचन होता है या बात आती है, तो रुद्रट का मानना है कि शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के लक्षण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम देखेंगे मम्मट के अनुसार। मम्मट क्या कहते हैं? तद दोषो शब्दार्थो सगुणामलंकृति पुनः क्वापि। तो मम्मट के उसका वाक्य का क्या मतलब है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणामलंकृति पुनः क्वापि। तो इसका मतलब है, उन्होंने दोष रहित, गुण सहित और कभी कभार अलंकृत शब्द और अर्थमयी रचना को काव्य कहा है। मतलब उनका जो काव्य है किस चीज़ को मानते हैं? जो दोषों से रहित हो, मतलब जिसमें दोष ना हो और गुण हो उसमें, और कभी कभार अलंकार, मतलब अलंकार की हमेशा ज़रूरत नहीं है, कभी कभार अलंकार को ये मानते हैं। और अर्थमयी रचना, मतलब जिस काव्य से कोई अर्थ निकले को ये काव्य मानते हैं, जो मम्मट है। काव्य से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। इनका मानना है कि काव्य से अलौकिक आनंद की भी प्राप्ति होती है। यह आनंद साहित्यिक और सात्विक होता है। तो ये आनंद जो है वो साहित्यिक हो सकता है और सात्विक हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम विश्वनाथ को देखेंगे। तो विश्वनाथ का जो वाक्य है वो है वाक्यम रसात्मक काव्यम, जिसका अर्थ है रस वाला वाक्य ही काव्य है। अर्थात मतलब या तो रस युक्त वाक्य ही काव्य है। मतलब विश्वनाथ कहना चाहते हैं जो भी मतलब रस अगर उसमें मतलब रस होना चाहिए, जो भी काव्य है उसमें रस को ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं विश्वनाथ। और इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो इसका जो अर्थ है वो है रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य कहलाता है। मतलब ये मानते हैं कि अगर कोई अच्छा जो सौंदर्य युक्त अर्थ निकले किसी मतलब काव्य से, अगर रमणीय अर्थ का मतलब है सौंदर्य, मतलब कोई भी काव्य पढ़ के कोई अच्छे से मतलब सौंदर्य युक्त अर्थ निकलना चाहिए। मतलब जो भी रमणीय अर्थ का प्रतिपादक, मतलब रमणीय अर्थ जिससे निकले वही शब्द ही काव्य कहलाता है। तो अभी हम देखेंगे हिंदी आलोचकों के अनुसार। हिंदी आलोचकों ने में जो मेन आलोचक हैं उनके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है काव्य लक्षण के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यही काव्य लक्षण बताने के लिए एक निबंध लिख दिया है। उस निबंध का नाम है कविता क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो शुक्ल जी की परिभाषा यह बताती है कि भारतीय साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र व्यवहारिक एवं संतुलित है। रस से उसका अभिप्राय आनंद बोध अथवा सौंदर्य बोध है। मतलब रस से जो उसका मतलब है वो क्या है? आनंद को जानना और सौंदर्य को जानना। रमणीयता जीवन के उस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें अलौकिक भावना का सौंदर्य निहित होता है, जो लोक जीवन को प्रभावित करती है। मतलब जो भी हम काव्य लिखते हैं वो हमारे लोक जीवन को प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित करना चाहिए भी, जैसे इनका कहने का मतलब है। जीवन का राग झंकृत करने वाले काव्य लक्षण की प्रस्तुति भारतीय काव्य शास्त्र की उपलब्धि है, जिसमें उसके बाह्य एवं आंतरिक पक्षों का समन्वय हुआ है। तो मतलब इनका कुल मिला के मानने का मतलब ये है कि जैसे काव्य लक्षण एक ऐसा भी होना चाहिए
कि जो आपके मतलब जो भी लोक जीवन है उसको प्रभावित करे। ठीक है, अभी हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखेंगे, प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति ही काव्य है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि काव्य जो है उसमें प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कि किसी काव्य को पढ़ के अगर कोई पढ़ता है तो उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए, अच्छा बुरा, मतलब जिस तरह का ही भी प्रभाव सोच के लेखक ने लिखा है उस तरह का, और आनंद प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब कि उस काव्य को पढ़ के मतलब कुछ मतलब आपको आनंद की प्राप्ति हो। मतलब अगर वो दुख वाला काव्य है तो आपको थोड़ी सी दुख की प्राप्ति हो, अगर खुशी वाला काव्य है तो आपको सुख की प्राप्ति हो ऐसे। तो उसके बाद देखते हैं सुमित्रानंदन पंत के अनुसार। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो उनका कहना है, मतलब सुमित्रानंदन पंत का मानना है कि जो कविता जो होती है हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी, मतलब जिस क्षण में हम अपनी ज़िंदगी को पूरा जीते हैं, या तो हम खुश होकर बहुत खुश होकर जिए या बहुत दुखी होकर जिए, मतलब लेकिन जिए, ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। तो वो मतलब बताते हैं कि वही जो क्षण होता है उसी क्षण की वाणी होती है कविता। मतलब उसी क्षण को हम वाणी देते हैं, जैसे जिस क्षण को हमने जिया उसको हम अपने कविता में पिरोते हैं कि हाँ, मतलब जो भी आप फील करते हैं या अनुभूत करते हैं उसके बारे में।